हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंड असिस्टेंट अकाउंटेंट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 डिस्कस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ है इसमें 3000 प्लस MCQs डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, हर क्वेश्चन को अच्छे से करना है ताकि एग्जाम में आप अच्छा कर पाएँ। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए नए अपडेट जब भी लेकर आएँ आपके लिए तो उस मिलता रहे। चलिए फ्रेंड, डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, पहला क्वेश्चन है यानी 151 से यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है, डिबेंचर इज, डिबेंचर क्या होता है पूछा गया है। तो ये होता है लोन टेकन बाई कंपनी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिबेंचर इज अ लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय ए कंपनी टू बोरो मनी। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर होते हैं, नॉट ओनर होते हैं, यानी ये क्रेडिटर होते हैं एक तरह से, ओनर नहीं होते हैं। डिबेंचर कंपनी द्वारा धन उधार लेने के लिए जारी किया जाता है, जो कि दीर्घकालीन ऋण पत्र होता है। डिबेंचर धारक होता है कंपनी के लिए एक प्रकार से क्रेडिटर्स होते हैं, ये मालिक नहीं होते हैं बल्कि क्रेडिटर्स होते हैं। तो यहाँ पर आपको आंसर लगाना है ऑप्शन बी, लोन टेकन बाय द कंपनी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। डिबेंचर होल्डर्स आर, जैसे हमने बताया कि डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, ये क्रेडिटर्स होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिबेंचर होल्डर्स लेंड मनी टू द कंपनी एंड रिसीव इंटरेस्ट एट अ फिक्स रेट, यानी एक फिक्स रेट पर इंटरेस्ट प्राप्त करते हैं ये। अगला क्वेश्चन है, डिबेंचर्स इशूड एट ए प्राइस हायर देन देयर फेस वैल्यू आर कॉल्ड, यानी जो अंकित मूल्य होता है डिबेंचर पर उससे अधिक मूल्य पर जारी किए जाते हैं डिबेंचर, क्या कहलाते हैं वो। तो ये होते हैं एट प्रीमियम, इसका हो जाए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। व्हेन द इशू फिक्स प्राइस एक्सीड्स द वैल्यू फेस वैल्यू, द एक्सीड्स अमाउंट इज कॉल्ड प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी जब डिबेंचर का निर्गमन मूल्य जो होता है अंकित मूल्य से अधिक होता है तो जो अतिरिक्त राशि होती है, एक्सेस अमाउंट होती है, उसको कहते हैं प्रीमियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एट प्रीमियम। अगला क्वेश्चन है, डिबेंचर्स इशूड एट अ फेस वैल्यू आर इशूड, यानी अंकित मूल्य पर जारी किए गए डिबेंचर क्या कहलाते हैं, यानी जितना डिबेंचर की वैल्यू है उतने में ही इशू किया जाए तो उसको क्या कहते हैं, एट पर कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ़ द इशू प्राइस इक्वल टू द फेस वैल्यू, तो डिबेंचर उसको हम कहते हैं एट पर। अगला क्वेश्चन है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर इज ट्रीटेड एज, यानी डिबेंचर के निर्गमन पर जो छूट यानी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को क्या कहते हैं, यानी कैसे माना जाता है। तो ये होता है एसेट्स, यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट करते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एसेट्स या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिस्काउंट ऑन इशू डिबेंचर इज़ अ कैपिटल लॉस, एक प्रकार से कैपिटल लॉस होता है। इट इज़ रिटर्न ऑफ ओवर द लाइफ ऑफ द डिबेंचर्स। अगला क्वेश्चन है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स, यानी डिबेंचर का रिडेम्पशन का मतलब क्या होता है, मोचन का मतलब क्या होता है। तो रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर अमाउंट बाय द कंपनी होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। तो रिडेम्पशन मीन्स होता है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ द डिबेंचर टू द डिबेंचर्स होल्डर्स ऑन द मेच्योरिटी और बिफोर मेच्योरिटी, यानी मेच्योरिटी पीरियड पर भी हो सकता है इशू कर सकेंगे और बिफोर भी मेच्योरिटी होता है। तो इसका मतलब सीधा हुआ कि डिबेंचर का मतलब ये हुआ डिबेंचर धारक को मूल धन की वापसी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिबेंचर रिडीम बिफोर द ड्यू डेट आर कॉल्ड, यानी नियत तिथि जो होता है उससे पहले मोचन किए गए डिबेंचर को क्या कहा जाता है, क्या कहलाते हैं। तो उसको अर्ली रिडेम्पशन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्ली रिडेम्पशन। व्हेन अ कंपनी रीपेज डिबेंचर बिफोर द मैच्योरिटी डेट अकॉर्डिंग टू टर्म ऑफ द इशूज इट इज़ कॉल्ड अर्ली रिडेम्पशन, यानी यदि कंपनी नियत अवधि से पहले डिबेंचर का भुगतान कर देती है तो उसे अर्ली रिडेम्पशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डिबेंचर इंटरेस्ट इज ट्रीटेड एज, यानी
जो डिबेंचर पर ब्याज यानी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को किस रूप में माना जाता है? तो एक प्रकार से रिवेन्यू एक्सपेंसेस होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिवेन्यू एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज़ अ रेगुलर फाइनेंशियल कॉस्ट या फाइनेंस कॉस्ट एंड इज चार्ज एट अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। यानी निम्नलिखित में से कौन सा डिबेंचर मोचन का तरीका नहीं होता, दिया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इशू ऑफ बोनस शेयर्स। ये होगा आपका ऑप्शन डी, यानी यही नहीं है, बाकी सब सही है। लमसम अमाउंट भी है, ड्राइंग ऑफ लोड्स है, ये परचेज ऑफ ओपन मार्केट ये भी सही है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डिबेंचर में रिडीम बाय द लमसम अमाउंट, इंस्टॉलमेंट, ड्राइंग ऑफ लोड्स, परचेज इन ओपन मार्केट, ये सब होता है। बोनस जो होता है आर रिलेटेड टू इक्विटी शेयर नॉट डिबेंचर। ये इक्विटी शेयर एक तरह से होता है और इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिबेंचर आर रिडीम्ड एट प्रीमियम द प्रीमियम पेबल इज क्रेडिटेड टू। यानी यदि डिबेंचर प्रीमियम पर मोचन किए जाते हैं तो देय प्रीमियम किस खाते में जमा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इफ़ द कंपनी एग्रीज टू रिडीम डिबेंचर्स above their face value, the extra amount is recorded in the premium on redemption of डिबेंचर अकाउंट, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले एक छोटा सा अपडेट दे दें आपको। जो कैंडिडेट्स असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जीएस ज्ञान ट्यूब चैनल पर फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि एडमिशन चल रहा है। तो जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फ़ीस 2000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 699 पे करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, ये व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको अपना नाम फाउंडेशन बैच असिस्टेंट अकाउंटेंट लिख करके भेज देना, वहाँ पर आपको जरूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ये कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने ये पूरा तैयार किया है। जैसा कि आपको पता है आपका एग्ज़ाम बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए, ऐसे में इतना बड़ा सिलेबस कवर करना मुश्किल होता है। इसलिए इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए हमने जो कोर्स पूरा समराइज वे में तैयार कर दिया है, ताकि कम समय में आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, जिसको आप डाउनलोड करके आप प्रिंट भी करवा सकते हैं यानी ई बुक के फॉर्म में, यानी PDF के फॉर्म में। और वीकली टेस्ट भी होता है, इसमें 21 टेस्ट हमने रखा है, जो कि फुल लेंथ टेस्ट भी है और यूनिट वाइज भी टेस्ट है। तो इसमें आप अगर ईमानदारी से अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो इसी व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके एक बार जानकारी जरूर ले लीजिएगा। एडमिशन अभी चल रहा है। तो आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, व्हाट आर द बोनस शेयर। यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 161, बोनस शेयर क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन बी, यहाँ सही आंसर हो जाएगा, फ्री शेयर्स इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्रॉम द सर्विसेज, या सॉरी रिजर्व्स होता है, सर्विसेज रिजर्व्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो इसका है बोनस शेयर आर एडिशनल शेयर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स by capitalizing the company's accumulated reserve or surplus. Shareholders do not pay any money for these shares। यानी जो बोनस शेयर होते हैं वो अतिरिक्त शेयर होते हैं जो कंपनी अपने वर्तमान शेयरधारकों को बिना किसी भुगतान के यानी संचित लाभ जो होता है इन रिजर्व और सरप्लस को पूंजी में बदल कर देती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोनस शेयर आर इशूड टू, यानी बोनस शेयर किसे जारी किया जाता है? तो ये होता है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बोनस शेयर्स आर अलॉटेड ओनली टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन द प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग्स, यानी बोनस शेयर केवल वर्तमान में यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को उनके मौजूदा शेयरों के अनुपात में दिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है, बोनस शेयर्स आर इशूड फ्रॉम, यानी बोनस शेयर किससे जारी किए जाते हैं पूछा गया है। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, कंपनीज रिजर्व एंड सरप्लस, यानी हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। जैसा कि आपको पता है कंपनी कन्वर्ट्स इट्स फ्री रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी वेयर लीगली परमिटेड होना चाहिए, और रिटेन
अर्निंग इनटू द शेयर कैपिटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोनस शेयर आर इशूड, यानी बोनस शेयर जारी करने पर शेयर धारकों को क्या करना पड़ता है, तो ये नो पेमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यानी उनके अलग से कुछ नहीं होता है पेमेंट रिक्वायर्ड की, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। शेयर होल्डर्स रिसीव्स बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कैश इज़ कलेक्टेड बाय द कंपनी। अगला क्वेश्चन है द इशू ऑफ बोनस शेयर रिजल्ट इन, यानी बोनस शेयर जारी करने का परिणाम क्या होता है, तो ये होता है इंक्रीज द शेयर कैपिटल, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल्स। बोनस issues increase the share capital but decreases the reserve by the same amount, therefore total shareholders fund remain unchanged, यानी पूरी तरह से वो अनचेंज रहता, कह सकते हैं फंड में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच रिजर्व इज़ कॉमनली यूज्ड फॉर इशूइंग बोनस शेयर, यानी बोनस शेयर जारी करने के लिए सामान्यतः किस रिजर्व का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है, कह सकते हैं रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व या फ्री रिजर्व कहते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बोनस शेयर आर जनरली इशूड फ्रॉम फ्रीज रिजर्व, रिटेनिंग अर्निंग और एलिजिबल रिजर्व, यानी ऑप्शन यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज आफ्टर द बोनस इशूज़, यानी बोनस शेयर जारी करने के बाद इनमें से क्या नहीं बदलता है, कौन सा चीज़ नहीं चेंज होता है, तो शेयर होल्डर्स जो होते हैं फंड होते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, टोटल शेयर होल्डर फंड। यानी बोनस शेयर ओनली द कन्वर्ट रिजर्व इनटू शेयर कैपिटल, द टोटल शेयर होल्डर्स फंड रिमेन सेम, यानी जो बोनस निर्गम में केवल रिजर्व को शेयर कैपिटल में बदला जाता है, कुल शेयर होल्डर्स के फंड जो है एक समान रहते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है बोनस शेयर कैन बी इशूड ओनली, यानी बोनस शेयर केवल किस प्रकार के शेयरों पर जारी किया जाता है, तो ये होता है फुली पेड शेयर होता है, तो यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो फुली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर आर जनरली इशूड ओनली ऑन फुली पेड अप इक्विटी शेयर, पार्टली paid up share are usually required to made fully paid before the bonus issue। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, बोनस शेयर आर आल्सो नोन एज, यानी बोनस शेयर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जानते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर्स, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर्स। बोनस शेयर्स आर आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट बिकॉज अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल, यानी बोनस शेयर को कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है क्योंकि संचित लाभ को पूंजी में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन पर्पज ऑफ इशूइंग बोनस शेयर इज, यानी बोनस शेयर जारी करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, रिवार्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आपको पता है एक कंपनी इशू बोनस शेयर टू रिवार्ड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एंड कन्वर्ट अक्यूमुलेटेड रिजर्व इनटू पेमेंट शेयर कैपिटल विदाउट रेजिंग फ्रेश फंड, यानी कंपनी अपने वर्तमान शेयर धारकों को लाभ पहुंचाने तथा संचित लाभ को अस्थायी पूंजी में बदलने के लिए बोनस जारी करता है, बोनस शेयर जारी करता है। इससे कंपनी को नया नकद कुछ प्राप्त नहीं होता है, ये नहीं जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ स्टॉक स्प्लिट, स्टॉक स्प्लिट क्या होता है पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिवीजन ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू स्मॉल डिनोमिनेशन शेयर, इन छोटे छोटे शेयर में बांटना होता है इसको, तो कहते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, आई स्टॉक स्प्लिट डिवाइड्स वन एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू मल्टीपल शेयर्स रिड्यूसिंग द फेस वैल्यू पर शेयर वाइल कीपिंग द टोटल इन्वेस्टमेंट अनचेंज, जैसे कहा यहाँ दिया है 10 रुपीज़ शेयर बिकम्स 5 रुपीज़, यानी 10 रुपये का कोई एक शेयर था उसको 5 रुपये का 2 शेयर बना दिया। जैसे कि एग्जांपल के रूप में ले लीजिए 100 रुपये का कोई शेयर है, आपने 20 शेयर में बांट दिया, तो ये हो गया 5 के हिसाब से, तो ये मल्टीपल शेयर में आपने डिवाइड कर दिया, वैल्यू उतना ही रहता है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टॉक स्प्लिट इज़, स्टॉक स्प्लिट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इसका मतलब ये होता है इंक्रीजिंग मार्केट लिक्विडिटी ऑफ शेयर, मार्केट में लिक्विडिटी शेयर की जो है इंक्रीज कर देते हैं, कह सकते हैं। अ स्टॉक स्प्लिट मेक्स
शेयर मोर अफोर्डेबल विच कैन बी इंक्रीज द ट्रेडिंग एक्टिविटी एंड लिक्विडिटी, यानी कोई इतना बड़ा शेयर नहीं ले सकता, छोटा छोटा ले सकता है कह सकते हैं, तो इसलिए मल्टीपल शेयर्स में बांट दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट, यानी स्टॉक स्प्लिट के बाद उसमें क्या बदलता है, तो फेस वैल्यू पर शेयर बदल जाता है कह सकते हैं, जैसा कि हमने बताया 100 रुपये का था, आपने 20 शेयर में बांट दिया, 5-5 का हो गया। द ओनली द फेस वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ द शेयर चेंज, द टोटल शेयर कैपिटल एंड शेयर होल्डर इक्विटी रिमेन सेम रहता है, वो उतना ही रहता है। बाई, अगला क्वेश्चन है बाई बैक ऑफ द शेयर मीन्स क्या होता है, शेयरों का बाई बैक क्या होता है, इसका मतलब कंपनी परचेजेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम द शेयर होल्डर, जब शेयर होल्डर से कंपनी खुद ही खरीद लेती है तो ये कहते हैं बाई बैक। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन ए बाई बैक ए कंपनी रीपरचेज इट्स ओन शेयर फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो बाहर दे दिए हैं उसको कह सकते हैं बाई बैक में कंपनी अपने ही शेयर को वर्तमान शेयरधारकों से वापस लेते हैं, जिससे कि जो प्रचलित आउटस्टैंडिंग शेयर्स की संख्या उसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट है द मेन पर्पज ऑफ बाई बैक ऑफ द शेयर इज़, यानी बाई बैक शेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो ये होता है रिटर्न सरप्लस कैश टू द शेयर होल्डर्स एंड इम्प्रूव द फाइनेंशियल रेशियो, फाइनेंशियल रेशियो को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाई बैक इज़ ऑफन यूज टू यूटिलाइज एक्सेस कैश, इंक्रीज अर्निंग पर शेयर्स एंड इम्प्रूव द कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव सुधारने के लिए किया जाता है। बाई बैक रिड्यूसेस, यानी बाई बैक से क्या कम होता है, तो आप जानते हैं नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स कम हो जाते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा। व्हेन द शेयर्स आर बॉट बैक एंड कैंसिल्ड द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स डिक्रीजेस, घट जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड फॉर बाई बैक, यानी बाई बैक के लिए सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है, तो फ्री रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, फ्री रिजर्व। कंपनीज कॉमनली फाइनेंस बाई बैक यूजिंग फ्री रिजर्व द सिक्योरिटीज प्रीमियम कॉस्ट वेयर परमिटेड, जैसा कि आप जानते हैं प्रोसीड्स ऑफ द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी सब्जेक्ट टू लीगल प्रोविज़न, कंपनियां जो होते सामान्यतः फ्री रिजर्व कानून के द्वारा जो अनुमति हो, यानी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम या अन्य अनुपात स्रोतों से बाई बैक करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर बाई बैक अर्निंग पर शेयर, यानी ईपीएस जनरली, यानी बाई बैक के बाद प्रति शेयर आय, यानी ईपीएस सामान्यतः क्या होता है, ये इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा था इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन्स जीरो होता है, क्या होता है इस टाइप का, तो इंक्रीज होता है कि प्रॉफिट रिमेन सेम वाइल द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर डिक्रीजेस, ईपीएस जनरली इंक्रीज, बढ़ जाता है इस कंडीशन में। अगला क्वेश्चन है स्टॉक स्प्लिट अफेक्ट द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर बाय, यानी स्टॉक स्प्लिट के बाद शेयर का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है सामान्यतः, तो ये डिक्रीजेस प्रोपोर्शनैलिटी, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, घट जाता है। सिंस द नंबर ऑफ द शेयर्स इंक्रीजेस मार्केट प्राइस पर शेयर यूजुअली एडजस्ट डाउनवर्ड प्रोपोर्शनलिटी ऑल्दो मार्केट फेस फोर्सेस कैन लेटर इन्फ्लुएंस द प्राइस, यानी शेयर धारकों की संख्या बढ़ने के कारण प्रति शेयर बाजार में मूल्य जो होता है सामान्यतः अनुपात से, यानी सामान्य रूप से कम हो जाता है, हालांकि बाजार में बाद में बाजार की स्थिति के अनुसार इसमें बदलाव हो सकता है। अगला क्वेश्चन पूछेगा व्हिच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताया गया इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ बताना है, गलत नहीं बल्कि सही बताना है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, स्टॉक स्प्लिट चेंज द फेस वैल्यू बट नॉट टोटल शेयर कैपिटल, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जैसा कि हमने बताया कि स्टॉक स्प्लिट ओनली चेंज द डिनोमिनेशन एंड नंबर ऑफ शेयर और डिनोमिनेशन चेंज हो जाता है। बाई बैक रिड्यूसेस द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स बाई रीपरचेजिंग देम, पुनः उसको खरीद करके उसको घटा देते हैं। तो अगला क्वेश्चन है व्हिच अकाउंटिंग सिस्टम इज़ वाइडली यूज्ड टुडे फॉर मेंटेनिंग द कंप्यूटराइज फाइनेंशियल रिकॉर्ड, यानी आजकल जो वित्तीय अभिलेखों को कंप्यूटर पर रखने के लिए कौन सी प्रणाली का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है पूछा गया है, तो ये होता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम,
ये आपका सिलेबस का जो यूनिट का नाम भी है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसका इस्तेमाल होता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यूजेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टू रिकॉर्ड्स प्रोसेस रिपोर्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इट इम्प्रूव द स्पीड एक्यूरेसी एंड डाटा सिक्योरिटीज़, यानी इसका इस्तेमाल से हम कार्य को तेज़ कर सकते हैं और अधिक सटीक जानकारी गेन कर सकते हैं और सुरक्षित भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग एज एग्जांपल ऑफ क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है, यहाँ उदाहरण दिया गया है, पूछा गया कौन सा है, तो ये हो जाए ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, टैली प्राइम क्लाउड, जो हो बुक्स, क्विक बुक्स ऑनलाइन, ये सब होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लाउड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर स्टोर्स फाइनेंशियल डाटा ऑन सिक्योर ऑफ ऑनलाइन सर्वर्स अलाउइंग एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर विद इन द इंटरनेट कनेक्शन, कि इंटरनेट कनेक्शन के इस्तेमाल से आप कहीं भी रह करके इसका एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ IFRS यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, पूछा गया है, तो ये होता है ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ग्लोबली कंपेरेबल, यानी ग्लोबली आप जो है विश्व लेवल पर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। IFRS provides a common accounting framework so that the financial statement from different countries can be compare more easily, आसानी से आप दूसरे देशों से इसकी कंपैरिजन कर सकते, तुलना कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which technology is increasingly used to automate रिपीटेड अकाउंटिंग टास्क जो होता है दोहराए गए जाने वाले लेखांकन कार्यों को स्वचालित करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग बढ़ रहा है आज की डेट में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आप जानते हैं बढ़ रहा है, तो AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प ऑटोमेट डाटा एंट्री, इनवाइसेस प्रोसेसिंग, फ्रॉड डिटेक्शन एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ये सब चीज़ें होती हैं, इम्प्रूव एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग एरर, ये सब चीज़ों के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ESG रिपोर्टिंग फोकसेस ऑन, यानी ESG रिपोर्टिंग किस पर केंद्रित होता है, तो ये होता है एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नमेंट, यानी हो जाए गवर्नेंस, सॉरी, तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। तो ESG रिपोर्टिंग मेजर अ कंपनीज एनवायरनमेंट इम्पैक्ट, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में, गवर्नेंस के बारे में, प्रैक्टिस टू सपोर्ट सस्टेनेबल बिजनेस, ये सब चीज़ें हैं इसके लिए मूल्यांकन के लिए ये करती हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच टेक्नोलॉजी प्रोवाइड्स अ सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कौन सी तकनीकी वित्तीय लेन देन को का सुरक्षित और पारदर्शी रिकॉर्ड प्रदान करता है, पूछा गया है, तो ये हो जाएगा ब्लॉकचेन, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शंस इन अ डिसेंट्रलाइज्ड एंड टेम्पर्ड रेजिस्टेंट लेडर, इम्प्रूव द ट्रांसपेरेंसी एंड सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी सिक्योरिटी ये सब में इम्प्रूवमेंट के लिए होता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हिच अकाउंटिंग ट्रेंड्स हेल्प रिड्यूस पेपर यूजेस एंड सपोर्ट डिजिटल बिजनेस ऑपरेशन, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेखांकन प्रवृत्ति कागज़ की खपत को कम करता है और डिजिटल व्यवसाय को बढ़ावा देता है, तो डिजिटल अकाउंटिंग एंड E-इनवाइसिंग जो होता है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिजिटल अकाउंटिंग एंड E-इनवाइसिंग। डिजिटल अकाउंटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग रिड्यूसेस द पेपर वर्क, जो पेपर वर्क कम करता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी यानी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, एंड सिंप्लीफाई रिकॉर्ड मैनेजमेंट, और आसानी से रिकॉर्ड को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग डाटा एनालिसिस इन अकाउंटिंग इज़ मेनली यूज फॉर, यानी जो लेखांकन में बिग डाटा एनालिसिस का मुख्य उपयोग किस लिए किया जाता पूछा गया है, तो बेटर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, बेटर फाइनेंशियल एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। बिग डाटा एनालिसिस हेल्प्स आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स, यानी आजकल क्या ट्रेंड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना, डिटेक्ट रिस्क को डिटेक्ट करना, फोरकास्ट परफॉर्मेंस एंड सपोर्ट इन्फॉर्म बिजनेस डिसीजन,
ये सब चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, यानी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग का मेजर एडवांटेज क्या है पूछा गया है। तो ये को होता है फास्टर प्रोसेसिंग हो जाती है और ग्रेटर एक्यूरेसी, यानी आपका प्रोसेसिंग जो होता है तेज़ हो जाता है और एक्यूरेसी में भी इम्प्रूवमेंट आता है। तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ द ट्रांजेक्शन्स quickly and accurately while also making the report generation easier, यानी आसान हो जाता चीज़ें। अगला क्वेश्चन है which recent trend in accounting emphasize environmental and social responsibility along with फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। निम्नलिखित पूछा गया है लेखांकन की कौन सी आधुनिक प्रवृत्ति वित्तीय प्रदर्शन के साथ पर्यावरणीय और सामाजिक उत्तरदायित्व पर भी जोर देता है। तो इस हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग। सस्टेनेबिलिटी अकाउंटिंग इंक्लूड फाइनेंशियल एज वेल एज एनवायरनमेंट एंड सोशल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल के साथ साथ एनवायरमेंटल और सोशल परफॉर्मेंस को भी इंक्लूड करती है। हेल्प स्टेक होल्डर्स इवेल्युएट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ ए बिजनेस का लॉन्ग टर्म क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वो भी देखती है। अगला क्वेश्चन है री इशू फॉरफिट शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट अ डिस्काउंट एक्सीडिंग पूछा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर। द मैक्सिमम डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑलरेडी फॉरफिटेड ऑन द सेम शेयर। दो शेयर्स यानी जो जब्ती का होता है उसके हिसाब से दोबारा जब जारी किया था उस छूट की जो एक सीमा होती है। अगला बैलेंस रिमेनिंग इन द शेयर फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर री इशू ऑफ द ट्रांसफर्ड इशू। तो इसका हो जाएगा कैपिटल रिजर्व हो जाएगा इसका सही आंसर कैपिटल रिजर्व, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द रिमेनिंग बैलेंस इन द शेयर फॉरफिटेड अकाउंट यानी फॉरफीचर अकाउंट आफ्टर द री इशू इज कैपिटल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, यानी पुनः जारी करने के बाद जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में बची हुई होती है राशि जो होती है वो पूंजीगत लाभ यानी कैपिटल प्रॉफिट होती है, इसलिए उसे कैपिटल रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया था सिंपल से बात में। अगला है प्रीफरेंस शेयर आर रिडीम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आउट ऑफ प्रॉफिट एंड और फ्रेश इशू ऑफ शेयर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीफरेंस शेयर कैन बी रिडीम्ड ओनली फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर, यानी प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन केवल लाभ यानी प्रॉफिट या नए शेयर जारी करके प्राप्त राशि से किया जा सकता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व यानी CRR इज क्रेडिटेड क्रिएटेड। तो क्रिएटेड पूछा गया है तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर सी व्हेन प्रीफरेंस शेयर आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। CRR यानी कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व इज क्रिएटेड टू मेंटेन द कंपनीज कैपिटल व्हेन द प्रीफरेंस शेयर आर रिडीम्ड यूजिंग प्रॉफिट, यानी जब प्रीफरेंस शेयर का रिडेम्पशन लाभ से किया जाता है तब कंपनी की पूंजी जो बनाए रखने हेतु कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम कैन बी यूज फॉर। यहाँ पूछा गया है तो ये होता है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर और डिबेंचर, यानी पूछा गया है जो बताया गया यहाँ पर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा द सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट कैन लीगली बी यूज्ड टू राइट ऑफ प्रीमियम पेएबल ऑन रिडेम्पशन। सिक्योरिटी प्रीमियम का उपयोग रिडेम्पशन के समय देय होता है जो देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए किया जाता है। डिबेंचर क्या होता पूछा गया है तो डिबेंचर एक प्रकार से लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है। तो डिबेंचर आर रिप्रेजेंटेड as companies long term debt and debenture holders are creditor। ये ओनर नहीं होते जैसे कि हमने बताया पहले, ये एक प्रकार से क्रेडिटर्स होते हैं। अगला है डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट आर रिडीमेबल एट पर क्रिएटेड। तो इसका सही आंसर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, यानी द कंपनी इनकर द लॉस बिकॉज इट receive less than the face value
बट रीपेमेंट फुल अमाउंट, कंपनी को कम राशि से प्राप्त होने वाली लेकिन पूरा भुगतान करना पड़ता है, इसलिए लॉस ऑन इशू ऑफ रिडेम्पशन कहा जाता है इसके। अगला क्वेश्चन है डिवेंचर इशूड एट पर एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम रिजल्ट पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर इन द प्रीमियम पेएबल एट रिडेम्पशन इज ट्रीटेड एज लॉस एट द टाइम ऑफ इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व यानी DRR इज क्रिएटेड टू, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, इंश्योर रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, DRR इज क्रिएटेड टू प्रोवाइड फंड फॉर रिडीमिंग डिवेंचर्स एंड टू प्रोटेक्ट द डिवेंचर होल्डर। यानी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो होता है DRR का उपयोग क्या मुख्य उद्देश्य डिवेंचर के रिडेम्पशन के लिए धन उपलब्ध कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवेंचर होल्डर्स आर, डिवेंचर होल्डर्स कौन होते हैं, तो हमने अभी बताया ये क्रेडिटर होते हैं एक प्रकार से कंपनी के, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, डिवेंचर होल्डर्स लेंड मनी टू द कंपनी एंड देयरफॉर बिकम इट्स क्रेडिटर, तो इसके क्रेडिटर्स होते हैं। तो आज के इस वीडियो हमने पार्ट 4 में टोटल 200 तक पहुंच गए हैं। आगे की वीडियो में हम आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको सभी चीज़ समझ में आ गया होगा। इसका PDF आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और जो कैंडिडेट्स इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है इसी नंबर पर संपर्क करके जानकारी ले लीजिएगा। वहाँ पर जितने भी वीडियो हम बना रहे हैं उसका PDF भी आपको मिल जाएगा, पूरा का पूरा 3000 प्लस क्वेश्चंस का जो हमने सेट तैयार किया है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट क्वेश्चन को ऐड किया है, उस सारा का सारा PDF आपको वहाँ मिल जाएगा। उसको प्रिंट करा सकते हैं डाउनलोड करके, PDF फॉर्म में होता है। और ये कोर्स में आप ज़रूर इनरोल हो जाइए ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके, क्योंकि आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने सब कुछ फ्रेम कर दिया है। अभी मार्केट में इतना जल्दी इतना सटीक सब चीज़ें मिल पाना बहुत मुश्किल है, समय कम है, इसलिए आप इस कोर्स को ज्वाइन करके अच्छे से तैयारी करके अपना एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा सिलेक्शन ले सकते हैं। आई होप तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए GS ज्ञान यूट्यूब चैनल से जुड़ने के आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।